दोस्तों आज का ये वीडियो बिलिंग इंजीनियर के KRA पर होने वाला है। KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया ऑफ बिलिंग इंजीनियर। यानी कंस्ट्रक्शन में आजकल जितनी भी साइट्स चल रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, हाईवेज हो, ब्रिजेस हो, ओवरहेड टैंक हो, इंडस्ट्रियल हो या पावर प्लांट के प्रोजेक्ट हो, उसमें दो तरह के बिलिंग इंजीनियर होते हैं। पहला आपके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बिलिंग इंजीनियर होता है, जो आपके काम के दौरान बिल प्रिपेयर करता है, सबमिट करता है और फिर चेक करवाकर आपके कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पास करवाता है। और दूसरी तरफ जो क्लाइंट है या अथॉरिटी है जिनका वो प्रोजेक्ट है, उनकी तरफ से भी बिलिंग इंजीनियर होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर के बना हुए बिल को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। तो अब यहां पर बात यह आ जाती है कि एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए अगर हम किसी साइट पर काम कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो इसी पर होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है साइट इंजीनियर्स के लिए, और जो लोग बिलिंग में जाना चाहते हैं उन सब के लिए। और एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। मैं हूं अहमद हुसैन, तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इसमें सबसे पहला आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग इंजीनियर हो तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि आपके कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हुआ है, क्योंकि जो बिलिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें जितनी भी आइटम्स है उनकी प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद उनके रेट से मल्टीप्लाई करके बिल बनेगा। और अगर आपका बिल्टअप एरिया कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें स्लैब एरिया वाले पार्ट को मेजर करके उसकी बिलिंग होगी। और अगर लमसम कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अलग अलग स्टेजेस में होंगी, क्योंकि इनिशियल लेवल पर बिलिंग इंजीनियर्स को पता ही नहीं होता कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर किस टाइप का है। तो अगर आप एज अ बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं और सबसे बेसिक चीज की बात करते हैं, वो है ड्राइंग रीडिंग। क्योंकि किसी भी साइट पे कोई काम होता है तो वो सारा काम हमारी ड्राइंग से होता है। तो अगर आपको ड्राइंग रीडिंग नहीं आती तो आप एज अ बिलिंग इंजीनियर, क्या आप एज अ साइट इंजीनियर भी नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें हमारी अलग अलग ड्राइंग्स होती है, जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, फिनिशिंग ड्राइंग, लैंडस्केपिंग की। और उनमें उनके आइटम्स और सेक्शन किस तरह से कट किए जाते हैं, जो कि आप लोगों को उसको पढ़ना और रीड करना आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है बीओक्यू, यानी जो आपने आइटम्स आइडेंटिफाई की हैं ड्राइंग से, तो क्या वो आपके बीओक्यू से रिलेट करते हैं। यानी हमें क्लाइंट की तरफ से जो एक प्रॉपर बीओक्यू मिलता है जिसमें हमारे आइटम्स की डिस्क्रिप्शन होती है, उस आइटम्स की यूनिट होती है, उसकी क्वांटिटी होता है, रेट होता है और आखिर में उसका अमाउंट होता है। तो एक ये प्रॉपर बीओक्यू का जो फॉर्मेट हमें मिलता है क्लाइंट की तरफ से। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मोड ऑफ मेजरमेंट का। तो बिलिंग करते टाइम किसी भी पर्टिकुलर आइटम का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, यानी नॉर्मली जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है, जो कि हमारा एलबीएच का फॉर्मूला चलता है। तो इन केसेस में जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनका जितना भी हमारा आइटम्स होते हैं वो ज्यादातर, अगर कॉन्क्रीटिंग है तो वो क्यूबिक मीटर में मेजर होता है, अगर वहां पर हमारी शटरिंग मेजर होगी तो वो स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। कुछ चीजें होती हैं, कुछ रनिंग मीटर में मेजर होती हैं और कुछ चीजें हमारी नंबर्स के अंदर भी मेजर होती है, जो कि हमें यहाँ पर एक्सेल की शीट में बनाना होता है। तो ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम हमारा क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, नंबर्स और रनिंग मीटर के अंदर कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जब आप मोड ऑफ मेजरमेंट बनाना सीख जाते हो तो उसमें अलग अलग पार्ट्स के लिए हमारे आईएस कोड में गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे आईएस 1200, IS 456-2000, SP 27 या फिर CPWD स्पेसिफिकेशन। या अगर आप हाईवे या ब्रिजेस में काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको मोड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनके अलग अलग आइटम्स के लिए हमें अलग अलग रूल्स हैं। जैसे प्लास्टर का मोड ऑफ मेजरमेंट अलग होता है क्योंकि उसमें डिडक्शन का रूल आ जाते हैं, हमारे शटरिंग के लिए अलग रूल होता है और कंक्रीट के लिए अलग रूल्स होते हैं, जो कि ये सारे रूल्स आपको IS 1200 में दिए गए हैं, जिसके अंदर हर आइटम्स के लिए आपको अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। जैसे कि IS 1200 पार्ट 1 में आपका अर्थवर्क के लिए बारे में बताया गया है, IS 1200 पार्ट 2 के अंदर आपका कंक्रीट वर्क के बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से ये टोटल 28 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एज अ बिलिंग इंजीनियर वर्क करना चाहते हैं या आप एज अ बिलिंग इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या चीजें बिलिंग इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, जैसे कि जीसीसी, जिसे हम जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं,
एससीसी जिसे हम स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और बीओक्यू जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको टाइप ऑफ एडवांसेस के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है क्लाइंट की तरफ से, चाहे वो मोबिलाइजेशन एडवांस हो, सिक्योर एडवांस हो, जो कि मटेरियल या टूल्स एंड प्लांट्स के लिए एडवांस के अंदर जो पेमेंट है वो दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो इन सब की इंफॉर्मेशन आपको जरूर होना चाहिए और आपको डिटेल के अंदर एससीसी और जीसीसी को डिटेल में पढ़ना होता है। उसके बाद जब आपको ये पता लगा कि जो एडवांस जो क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया था काम शुरू करने के लिए, अब उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो क्या होगा, तो उसकी क्या टर्म्स और क्या कंडीशंस होगी, तो वो भी एज अ बिलिंग इंजीनियर आपको जरूर यहां पर पता होना चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के बिल्स बनाए जाते हैं। ज्यादातर केसेस में आरए बिल बनाया जाता है और फाइनल बिल बनाए जाते हैं, लेकिन जो आरए बिल बनाया जाता है वो मंथली बेसिस पर बनाया जाता है, यानी हर मंथ में जो काम होता है उसकी प्रॉपर एमबी यानी कि मेजरमेंट बुक बनाई जाती है, और उसका प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद जो बिल बनता है उसे हम आरए बिल कहते हैं। और जब आपकी साइट पर काम खत्म हो जाता है तो फिर आपका जो बिल बनाया जाता है वो आपका फाइनल बिल होता है। इसके बाद जब कोई भी बिल आपका क्लाइंट के पास सबमिट होता है तो उसमें कौन कौन से एनक्लोजर्स होते हैं, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट बिल के साथ क्लाइंट के पास जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा सीओपी जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, वो लगेगा। उसकी एब्स्ट्रैक्ट शीट है वो लगेगी, एमबी लगेगा जिसे हम मेजरमेंट शीट कहते हैं, बीबीएस शीट लगेगी जिसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल शीट कहते हैं, क्वालिटी रिपोर्ट्स लगेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं और ये कैसे बनाई जाती हैं, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आपको रिकॉन्सिलिएशन ऑफ मटेरियल और कंजम्पशन की अच्छी नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक अच्छे बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बिल के साथ आपका रेनफोर्समेंट स्टील की और सीमेंट की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी लगाया जाता है। रिकॉन्सिलिएशन कैसे किया जाता है, उसकी स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, तो ये चीजें भी आपको यहां पर आनी चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम एस्केलेशन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एस्केलेशन काफी रेयर केसेस में यूज होता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और बहुत सारे इंजीनियर्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने एस्केलेशन जो टर्म है वो सुना भी नहीं होता। तो चलिए एस्केलेशन समझते हैं कि वो क्या होता है। कि अगर हम एस्केलेशन की बात करें तो इसमें जो भी आपका जो बेसिक रेट्स होते हैं उनके बढ़ने में और घटने में जो रेट्स को एडजस्ट किया जाता है बिलिंग के टाइम पे, उसे हम एस्केलेशन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे अगर आपका सीमेंट का बैग का रेट है 300 रुपए, लेकिन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका रेट बढ़ गया है या घट गया है, तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग उस रेट को हमको एडजस्ट करना होगा, उसे एस्केलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 300 रुपए का बैग है जो कि 300 से 320 रुपए पर बैग बढ़ता है, तो हम इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। और अगर रेट डिक्रीज होगा यानी कि 300 रुपए पर बैग से अगर वो 280 रुपए पर बैग हो जाते हैं, तो क्लाइंट उसे किस तरह से रिकवर करेगा, उसे हम एस्केलेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए और इनके स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको वेरिएशन के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब अगर आपका बीओक्यू में किसी आइटम की क्वांटिटी 100 क्यूबिक मीटर दे रखी है, लेकिन साइट पे एग्जीक्यूट करवाते टाइम वो क्वांटिटी 110 क्यूबिक मीटर हो गई, तो उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हमें किस तरह से क्लेम करना होगा वो भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। और एक और केस आता है कि कोई ऐसी आइटम है जो ड्राइंग में तो शो हो रही है लेकिन वो बीओक्यू में नहीं है, तो ऐसे केसेस में उस आइटम को हम एक्स्ट्रा आइटम में कंसीडर करते हैं। तो जो वेरिएशन है, एक्स्ट्रा आइटम, सब्स्टिट्यूट आइटम, तो इन सब को सेटलमेंट हम किस तरह से करते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आप एज अ बिलिंग इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई बिल बना रहे हैं तो उसमें हमारा जीएसटी वगैरह भी ऐड होता है जो कि हमारा सीओपी का पार्ट है। अब उसमें हमारा जीएसटी कितना लगेगा, हमारा टीडीएस कितना लगेगा, और फिर उसमें रिटेंशन मनी कितने कटेगी, फिर उसके बाद जो हमारा नेट पेएबल अमाउंट होगा वो कितना निकलेगा। तो ये सारी चीजें एक बिलिंग इंजीनियर को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर क्लियर होना चाहिए अगर आप एज अ बिलिंग इंजीनियर के अंदर वर्क करने जा रहे हैं। तो मेजरली ये वो सारे पॉइंट्स है जो कहीं
कहीं ना कहीं एक बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए और इंटरव्यू में भी इनमें से काफी कुछ पूछ लिया जाता है। तो अब आप खुद अपना असेसमेंट करके देखिए कि अगर आपको एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनना है तो इन चीजों के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। लेकिन अगर आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है और अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं और हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप हमारा जो सीपीएल कोर्स है वो आप परचेस कर सकते हैं, जो कि ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीख सकते हैं और जिसमें के अंदर हमारा 40 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।